A very good evening to all of you. Welcome back to the another session. तो सभी बच्चों को सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या चल रही है, प्लीज मुझे अपडेट्स दो। ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा वंडरफुल सेशन होने वाला है, क्लोज टेस्ट, जिसमें 90% बच्चे गलत करके आते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि हम मैम सोचते हैं कि वो वर्ड सही है पर वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है, एक क्लोज टेस्ट हम आज सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, और लास्ट में एक लर्निंग समरी में लेकर आई हूँ, जो कि हम देखेंगे कि उस क्लोज टेस्ट से हम क्या क्या सीख सकते थे और क्या हमने मिस्टेक्स करी है और किस किस जगह पे हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो लास्ट में लर्निंग समरी होगी। आज तक कोई भी ऐसा कंटेंट तो यूट्यूब पे नहीं लेकर आया है। ये पहली बार है जो मैंने बनाया है, ताकि मिस्टेक्स को रटकर भी हमें पता लगे कि यार ये मिस्टेक्स हो सकती है। तो हमें एग्जाम के टाइम पे जब भी हम क्लोज टेस्ट सॉल्व करें तो हमें याद रहे कि हाँ, ये मिस्टेक हमने की थी, ये मिस्टेक हम अब कर रहे हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए और हम 100% स्कोर करें। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो 4 स्टेप्स फॉलो करती हूँ वो मैं बता देती हूँ। स्टेप नंबर 1 मैं फॉलो करती हूँ, जो हमें फॉलो करना चाहिए सभी बच्चों को। स्किम करो, पूरे के पूरे पैराग्राफ को स्किम करो। देखो कि क्या बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, एआई के बारे में बात हो रही है, कोई क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है। सबसे पहला काम होता है कि स्किम करो। दूसरा काम ये होता है, टोन को देखो। क्या पूरे ही पैराग्राफ में पॉजिटिव बात हो रही है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, एआई तो हमारी ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसी कोई पॉजिटिव बात हो रही है, या पूरे पैराग्राफ में नेगेटिव बात हो रही है, या फिर न्यूट्रल हो रही है। इससे क्या होगा मैम, इससे क्या होगा, हमें क्या होंगे, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो हमें ध्यान रखना है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। इसमें क्या करते हैं मैम, ग्रामर चेक करो। इसमें सबसे पहले क्या है, ग्रामर से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। पास्ट टेंस की बात हो रही है तो ईडी वाले फॉर्मेट देख लो। अगर टू टू लिखा है तो आगे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट ढूंढो। ठीक है, अगर कहीं पैसिव वॉइस में लिखा है सेंटेंस, तो फिर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्मेट ढूंढो। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करो ग्रामर की मदद से। अब मैम मान लेते हैं ग्रामर की मदद से या ग्रामर हमको समझ नहीं आ रही, तो अब क्या करें। अब है चौथा नंबर, फोर्थ पॉइंट, लॉजिक। लॉजिक के रूप से तुम लोग क्या करो, ग्रामर तुम्हें हेल्प नहीं कर रही है, मान लो सेंटेंस में ग्रामर वहां काम नहीं आ रही है, तो तुम लॉजिक का यूज करो। पहला प्रीवियस सेंटेंस और नेक्स्ट सेंटेंस दोनों पढ़ो, और जो भी डैश दे रखा है, जो भी वर्ड उसमें दे रखा है, वो देखो कि क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इन दोनों सेंटेंस का एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है। यहाँ पे क्या शब्द आना चाहिए, कि वो दुखी है, या वो बहुत सार्कास्टिक वे में बोल रहा है, या वो चाहता क्या है, इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, कोई स्टडी की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो प्रीवियस और नेक्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, दोनों को पढ़ो और लॉजिक ढूंढो कि कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट हो सकता है। आई बात समझ में, आगे क्या बात समझ में। चारों पॉइंट्स मैंने बता दिए। यही चारों पॉइंट्स हम पूरे इस इन्हीं चारों पॉइंट्स का यूज करके हम आगे क्लोज टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो शुरू कर दे। सबको समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी बच्चे को भी लगता है किसी भी पॉइंट पे कि यार ये बात तो बहुत अच्छी बताई मैम ने, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो मूविंग टू दी क्वेश्चन। सब बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके, समझ रहे हो, वीडियो को पॉज करके, और फिर इस पूरे को पढ़ेंगे, और फिर आंसर देखेंगे कि क्या हमने जो सोचा था वो आंसर सही है, और मैम कैसे लॉजिक लगा रही है वो देखेंगे। पहले तुम लगाओ फिर मैं लगाऊंगी। ठीक है, पहले तुम्हारा मेथड, तुम जैसे करते हो वैसे करो, फिर मैं बताऊंगी कि कैसे करना है क्वेश्चन को, और कम टाइम में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, पूरा क्लोज पैसेज एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, सबसे पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बताया था, पूरे पैराग्राफ को हम स्किम करेंगे। ठीक है, पूरे पैराग्राफ को एक नजर से हम स्किम कर देंगे, कि भाई मोटा मोटा देख लेंगे किस बारे में बात हो रही है और क्या है, क्या चाहता क्या है ये। ठीक है, चल देखते हैं। द ग्रे वुल्फ ऑल्सो नोन एज टिम्बर वुल्फ। अच्छा, कोई ग्रे वुल्फ की बात हो रही है जिसको कहा जाता है टिम्बर वुल्फ। और द वुल्फ इज अ मैमल, ये एक मैमल है जो कि ऑफ द ऑर्डर कार्निवोर का है। ठीक है, इसको टिम्बर वुल्फ भी कहते हैं, या फिर वुल्फ इज ए मैमल ऑफ ऑर्डर कार्निवोर, कार्निवोर का एक मैमल है। ठीक है, जेनेटिक स्टडीज, को स्टडीज की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो ग्रे वुल्फ है वो एक कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करता है विद द डोमेस्टिक डॉग। देखो मैं कैसे पढ़ रही हूँ, एक एक शब्द को तोड़ के। ठीक है, पढ़ती जा रही हूँ, समराइज माइंड में करती जा रही हूँ, ऐसे ही तुम्हें करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि ग्रे वुल्फ जो है भाई, मेरा ग्रे वुल्फ, वो क्या करता है, कॉमन एंसेस्ट्री,
कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करता है एक डोमेस्टिक डॉग के साथ। इसका मतलब ये है कि जो उसके ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है? वो और डोमेस्टिक डॉग के कॉमन होंगे, ठीक है? हो सकता है उसके पुश्तैनी लोग और डोमेस्टिक डॉग के पुश्तैनी लोग सेम हो, ठीक है? उनसे प्रोड्यूस हुआ हो वो, ठीक है? ग्रे वुल्फ उनसे प्रोड्यूस हुआ हो। एंड माइट बी, देखो ये शब्द जो होता है ना, माइट बी, मे बी, हो सकता है, ये श्योरिटी नहीं देते, तो इनको ज़रूर से ध्यान में रखना। कोई बताता नहीं है टीचर, बट ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है? एंड माइट बी इट्स एंसेस्टर, हो सकता है कि उसके एंसेस्टर हो, हम श्योर नहीं है। मैनी अदर ग्रे वुल्फ सबस्पीशीज हैव बीन डैश, हाउएवर, लेकिन द एक्चुअल नंबर ऑफ सबस्पीशीज इज स्टिल ओपन टू डिस्कशन। हमें नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं पता, डिस्कशन के लिए ओपन है। दो वंस एक समय पे डैश ओवर मच ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द एरियाज ऑफ यूरोप एंड एशिया, कि क्या होता था कि नॉर्थ अमेरिका एंड एरियाज ऑफ यूरोप एंड एशिया में ये बहुत ज्यादा कुछ था। अब मुझे नहीं पता, कुछ तो था, कुछ तो डैश है, मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ने से समझ आएगा। पॉइंट नंबर 4, लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? लॉजिक। आगे वाला सेंटेंस पढ़ो, पीछे वाला सेंटेंस पढ़ो। द ग्रे वुल्फ inhabits a small portion of its former range because of the widespread destruction of its habitat। कि अब क्या कह रहा है कि जो भी वो रहते थे, हैबिटेट्स जो भी होती थी, अब बहुत छोटे नंबर में, छोटे पोर्शन में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो गया है, बहुत ज्यादा, मतलब बर्बाद हो गया है। ग्रे वुल्व्स आर हाईली डैश एंड हैव थ्राइव्ड इन फॉरेस्ट। थ्राइव्ड मतलब वो मूव करते रहे, ठीक है? इन फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, टुंड्रा एंड ग्रासलैंड। ठीक है, बहुत सारी जगह ये थ्राइव हुए, मतलब बहुत सारी जगह ये पाए गए। ठीक है, दे फंक्शन एज सोशल प्रेडेटर्स। ठीक है, एंड हंट इन पैक्स। ये क्या होता है? सोशल, एक साथ सोशल प्रेडेटर्स होते हैं, अटैक करते हैं, हंट करते हैं, झुंड में, झुंड में हंट करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की। ये लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक सोशल हायरार्की में, मतलब कि जो सबसे बड़ा होगा, जैसे पापा लोग आगे जाएंगे, फिर मदर्स आएंगी, फिर बच्चे आएंगे। ठीक है, ये हायरार्कीज में ये लोग हंट करते हैं और झुंड में करते हैं। ठीक है, हंट इन पैक्स मतलब झुंड में। इट वाज ओरिजिनली बिलीव दैट दिस कंपैरेटिवली हाई लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बिलीव किया जाता है कि ये जो हाई लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वाज रिलेटेड टू हंटिंग सक्सेस। इससे क्या होता है कि जो जिसको भी वो हंट कर रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो हंट हो जाता है। ठीक है, एंड वाइल दिस, इसके दौरान, ठीक है, दिस स्टिल मे बी ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ये हो सकता है कि एक पॉइंट तक सही हो। ठीक है, कॉमा, ये देखो कॉमा, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये मैं सिखा रही हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी तो मैं तो क्यों पढ़ लूंगी, लेकिन तुम बच्चों को सीखना है कि कॉमा को ध्यान रखना है, माइट बी को ध्यान रखना है, छोटे छोटे शब्द जो इग्नोर हो जाते हैं उन्हें ध्यान रखना, उनको पकड़ के चलना है। हाँ, मैं बताऊंगी क्यों। कॉमा, इमर्जिंग थ्योरीज दैट द पैक हैज लेस टू डू विद द हंटिंग। कहता है वो कि जितनी भी इमर्जिंग थ्योरीज है, कि ना कुछ डैश बात हो रही है, मुझे नहीं पता, दैट द पैक्स हैज लेस टू डू विद द हंटिंग, कि जितने भी ये झुंड थे, वो कहते हैं कि कुछ ऐसी थ्योरीज भी आई हैं कि ये जो झुंड है वो लेस टू डू विद द हंटिंग। वो हंटिंग, जैसे उसने पहले बोला था कि सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये हंट इसलिए करते हैं झुंड में, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा इतना भी कुछ नहीं है। ठीक है, एंड मोर टू डू विद रिप्रोडक्टिव सक्सेस। रिप्रोडक्टिव सक्सेस मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब और बच्चे पैदा करना। ठीक है, तो उनकी जो आबादी बढ़ाने के लिए है, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन हंटिंग के सक्सेस के लिए। ठीक है, कुछ ऐसी थ्योरीज भी इमर्ज होके आई है। ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ हमें क्या बताता है? एक तो टिम्बर वुल्फ या फिर ग्रे वुल्फ के बारे में बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है एक तरीके से। और अगर मैं मोटा मोटा देखूं, इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज और स्टडीज दी गई है। इतना तो सभी बच्चों को समझ आ गया होगा पढ़ के, बस। ठीक है, कुछ भी चीज नेगेटिव नहीं बोली गई है और कुछ भी चीज बहुत पॉजिटिव भी नहीं बोली गई है, सिर्फ थ्योरी और स्टडीज बताई गई है, तो ये न्यूट्रल ही चल रहा है। पूरा पैराग्राफ न्यूट्रल ही चल रहा है, बस थ्योरी और स्टडीज बताई गई है। ठीक है, साइंटिफिक है, मतलब ये पूरा पैराग्राफ क्या है, साइंटिफिक थ्योरी पे बेस्ड है। क्लियर एवरीवन? चलो, अब हमने स्किम कर लिया, पॉइंट नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऑप्शंस। अब देखते हैं कि हमें अब करना क्या है। ठीक है, देखें, देखें, चलो। द ग्रे वुल्व्स, टिम्बर वुल्व्स, अब हम वापस पढ़ेंगे इस चीज को, कि इसको टिम्बर वुल्फ अब और तेजी से स्पीड इंक्रीज करके पढ़ेंगे। और वुल्फ इज एनिमल ऑफ द ऑर्डर कार्निवोर। जेनेटिक स्टडीज बताती हैं, अब देखो ऑप्शन बताती हैं कि जो ग्रे वुल्व्स हैं वो शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री डोमेस्टिक डॉग के साथ, और हो सकता है कि वो उसके एंसेस्टर। ठीक है,
अब इधर देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे मुझे पता है पोस्ट तो नहीं आएगा, कोई पोस्ट की बात हो रही है नहीं हो रही, जेनेटिक स्टडीज बताती है, ऐसी बात हो रही है। तो जो भी बताती हैं, ये तीनों बता रहे हैं, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो बताते हैं। ठीक है, आप देखो, और नन ऑफ द अबव तो अभी देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, कुछ चीज रिवील हो रही है क्या बेटा? कुछ भी चीज रिवील हो रही है क्या? रिवील हम तब करते हैं जब हम 100% श्योर होते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना, द रिपोर्ट्स रिवील्ड द लॉस। ठीक है, जो रिपोर्ट्स थी उन्होंने रिवील किया लॉस, मतलब क्या है, हम 100% श्योर है, पर यहाँ तो माइट भी देखो, हो सकता है, हम 100% श्योर नहीं है। तो यहाँ पे रिवील तो नहीं आएगा बेटा। हम लिखते हैं द रिपोर्ट्स रिवील द लॉस, मतलब 100% श्योर है कि ये जो रिपोर्ट है ये रिवील करेंगी लॉस। तो रिवील तो हट गया। अब पॉइंट नहीं आएगा बेटा, क्यों नहीं? क्यों नहीं आएगा? ऐसे तो लिख सकते हैं हम, जेनेटिक स्टडी पॉइंट, पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि जब कभी भी हम लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, पॉइंट आउट टू समथिंग, पॉइंट आउट टू समथिंग, किसी चीज पे पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, शी पॉइंट आउट टू समथिंग, कि वो ये जो चीज है ये मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो इसमें पॉइंट आउट नहीं होगा। ठीक है, इसमें पॉइंट आउट नहीं होगा, ये तो बस एक स्टडी है, तो पॉइंट भी नहीं होगा। बचा क्या? बचा क्या? इंडिकेट। तो इंडिकेट वुड बी आवर राइट आंसर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने के बहुत सारे आसार है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम ही चीज थी, इन तीनों ऑप्शंस में तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इंडिकेट। और एक शॉर्ट ट्रिक और सुनते जाओ, शॉर्ट ट्रिक में ये है कि जब कभी भी साइंटिफिक की बात हो रही हो, तो हम इंडिकेट, वो लास्ट में बताऊंगी, वैसे तो मैं सारी चीजें लास्ट में लर्निंग समरी में आ जाएगी, टेंशन मत लो। इंडिकेट जैसे शब्द हम यूज करते हैं जब कभी भी ऐसी कोई स्टडीज की बात हो रही हो। तो ज्यादातर याद रखना बेटा, जब कभी भी कोई स्टडीज की बात, कोई साइंटिफिक बात हो रही हो, तो हम इंडिकेट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जहां हम 100% श्योर नहीं होते हैं। ठीक है, जहां हम 100% श्योर नहीं होते हैं, वहां हम इंडिकेट का यूज करते हैं। और जहां साइंटिफिक स्टडीज की बात हो रही हो, वहां ज्यादातर इंडिकेट यूज होता है। ठीक है, चले सेकंड बी पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। मेनी अदर ग्रे वुल्फ सब स्पीशीज हैव बीन, देखो ग्रामर का यूज मैंने बताया था, ग्रामर वाले पॉइंट का यूज हम यूज कर सकते हैं। तो हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे बाप रे, यहाँ तो सारी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब अगर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो लास्ट वाला पॉइंट मैंने क्या बताया था, लॉजिक ढूंढेंगे हम। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस और पीछे वाले सेंटेंस से हम लॉजिक ढूंढेंगे। ठीक है, चलो। Many other grey wolf subspecies have been dashed. However, the actual number of subspecies is still open to discussion. मतलब अभी हमें पता नहीं है, एक्चुअल नंबर हमें नहीं पता है, पर अभी भी डिस्कशन के लिए ओपन है। ठीक है, तो अगर एक्चुअल नंबर हमें पता ही नहीं है, तो हम काउंट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं लिखती मैनी अदर वुल्फ सब स्पीशीज हैव बीन काउंटेड, तो आगे तो बात ही नहीं बनती कि स्टिल ओपन टू डिस्कशन, काउंट तो हो गए, मतलब हमें नंबर तो पता है। तो काउंटेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसको तो देख के ही उड़ा दो। ठीक है, देख के ही उड़ा दो। अब बात आती है ये फोर्थ वाले की, प्रोजेक्टेड। क्या प्रोजेक्टेड होगा क्या? बताओ। प्रोजेक्टेड वो होता है बेटा कि जो फ्यूचर का एस्टिमेट दे रहा हो, जैसे द रिपोर्ट प्रोजेक्टेड द लॉस इन क्वार्टर 4, या फिर क्यू फोर, कि जो चौथे क्वार्टर में है, उसने ये जो रिपोर्ट है ये प्रोजेक्ट की है, मतलब कि फ्यूचर एस्टिमेट होगा, ये फ्यूचर इसने बताया है। ठीक है, तो वो तो, ये तो कहीं से कहीं तक कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे तो क्या बोला गया है, मैनी ग्रे वुल्फ सब स्पीशीज हैव बीन डैश, तो प्रोजेक्ट तो नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं होगा। अब बचे ये दोनों। नोट हम वो चीज करते हैं बेटा, जो भाई हम एक्चुअली नोट कर रहे हैं, या कोई मेंशन किया गया है, कोई बात को मेंशन किया गया है, उसको हम नोट कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी चीज मेंशन नहीं है, यहाँ सिर्फ हवा में बोला जा रहा है कि जो ग्रे वुल्फ स्पीशीज है, वो बस आइडेंटिफाई हुई है, उनको बस देखा गया है कि अच्छा हाँ, यहाँ यहाँ पे टाइगर्स हैं, वहां वहां पे टाइगर्स हैं, ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, नोट किया होता तो बेटा स्टिल ओपन टू डिस्कशन नहीं होता। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर वुड बी 3, आइडेंटिफाइड। आगे बात समझ में, हैप्पी आइडेंटिफाई, हैप्पी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, रिकॉग्नाइज भी होता तो भी सही था।
ठीक है? अगर रिकॉग्नाइज़ लिखा होता ना बेटा तो भी सही था, क्योंकि हम बस बात कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे इतनी सी कतार है, उतनी सी, बस हवा में बोल रहे हैं। हमने कुछ लिखा करा नहीं है। अगर लिखा करा होता तो स्टिल ओपन टू डिस्कशन नहीं बोलता। ठीक है? पॉइंट नंबर 4, लॉजिक कैसे ढूँढना है समझ आया। ठीक है? ऐसे ही सारे क्लोज़ टेस्ट करना। आगे बढ़ें, आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट, सी पार्ट आगे बढ़ते हैं। दो वंस एक समय पे डैश था मच ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द एरियाज ऑफ यूरोप एंड एशिया। ठीक है, कुछ नॉर्थ अमेरिका एंड एरियाज ऑफ यूरोप एंड एशिया में था। अब कॉमा है। देखो दो जो शब्द होता है ना, एक तो पॉजिटिव बात करता है, दूसरा नेगेटिव बात करता है। ठीक है, जहां पे भी दो, ये बात हो गई, कॉमा या येट लगा होता है आगे, यहाँ पे कॉमा लगाया है और आगे क्या हो गया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अच्छा, मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे, अब आगे पढ़ लेते हैं। द ग्रे वुल्फ इनहेबिट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स फॉर्मर रेंज बिकॉज ऑफ वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। ये बहुत ही कम पाए गए हैं, ठीक है, इन हैबिटेट्स में। क्यों? क्योंकि उनका डिस्ट्रक्शन हो गया हैबिटेट में। तो ये पूरा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो इन सब में पॉजिटिव शब्द ढूंढ दो अगर है तो। ठीक है, पॉलीडेट का मतलब होता है इरेगुलर इंटरवल्स, इरेगुलरली फॉर्म हो रहा है वो। तो ये तो नेगेटिव है, तो ये तो हट गया भाई, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। हैवी नहीं आएगा। दो वंस हैवी ओवर मच, हैवी तो कॉन्टेक्चुअली गलत है, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं आ रहा है उसका। ठीक है, दो वंस ह्यूजली, ह्यूजली क्या है भाई, एडवर्ब है। यहाँ एडवर्ब नहीं लगेगा बेटा, यहाँ पे एडवर्ब नहीं लगेगा, यहाँ पे या तो एडजेक्टिव लगेगा या फिर पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। ठीक है, एडवर्ब कुछ नहीं लगेगा, एडवर्ब नहीं लगेगा। तो ह्यूजली भी गलत है। फोर्थ नंबर जो ग्रामर वाला पॉइंट बताया था उसके अकॉर्डिंग्स में ह्यूजली भी गलत है। तो क्या बचा, वाइड स्प्रेड। तो यहाँ पे वैसे भी ये पॉजिटिव शब्द है, वैसे भी ये पॉजिटिव शब्द है और हमें पता है दो लग गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएगा, और ये पूरी बात भी पॉजिटिव हो रही है। तो क्या आएगा, दो वंस वाइड स्प्रेड ओवर द नॉर्थ अमेरिका एंड द एरियाज ऑफ यूरोप एंड एशिया, द वुल्फ, द ग्रे वुल्फ इनहिबिट्स डैश डैश डैश। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें देखो, मैं तरीका समझा रही हूँ। ठीक है, कर तुम सब कुछ लोगे बच्चों। ठीक है, एक तरीका समझा रही हूँ कि छोटे छोटी चीजों को देख के कैसे तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, और सारी हिंट पैराग्राफ में दे रखी होती है। एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट, सो वी हैव टू बी स्मार्ट। ठीक है, चल नेक्स्ट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ग्रे वुल्व्स आर हाईली डैश एंड हैव थ्राइव्ड इन फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, टुंड्रा एंड ग्रासलैंड। ठीक है, आर आ गया, आर हाईली डैश एंड हैव थ्राइव, जो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है देखो। अब बताओ, सोचो। इनके मतलब बहुत ही आसान है, इतना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं दी है मैंने कि तुम लोग नहीं कर पाओ। बियरिंग का मतलब होता है टॉलरेट करना। ठीक है, अडॉप्ट का होता है किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, अडॉप्शन के लिए यूज हो, लेना। अडेप्ट होता है कि इन्वायरमेंट के साथ में, ठीक है, वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, अडेप्ट कर लिया उसने अपना आसपास का इन्वायरमेंट, एडजस्ट हो गया वो। ठीक है, अडेप्ट होता है स्किलफुल आदमी, स्किलफुल पर्सन। ठीक है, तो अब बताओ मैं यहाँ क्या लगाऊं। ठीक है, कि ग्रे वुल्स हैव हाईली डैश एंड हैव थ्राइव्ड इन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ये सब जगह वो रह चुके हैं, सब जगह वो रह चुके हैं आसानी से। तो यहाँ पे मेरे को क्या मतलब समझ आ रहा है कि जब वो इतनी सारी जगह, आगे का सेंटेंस मैंने पढ़ा, मुझे लॉजिक ढूंढना है, क्योंकि कि ये सब जगह वो रह चुके हैं, थ्राइव कर चुके हैं, रह चुके हैं। तो मेरे को एक ही शब्द समझ आ रहा है, अडेप्टेबल, जिसका मतलब है कि वो सब तरीके के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी किसी में भी कोई भी इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग में कोई भी शब्द सही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, अडेप्टेबल। क्लियर, क्लियर एवरीवन। ये बस बहुत ही छोटी सी वोकैबुलरी थी, बेसिक सी, जिससे ये क्वेश्चन हो गया। करेक्ट, आ गई बात समझ में। चलो लास्ट, दे फंक्शन सोशल प्रेडेटर की तरह फंक्शन करते हैं और हंट करते हैं पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में, ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की, स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्कीज के, वही पापा आगे जाएंगे, मदर फिर बच्चे। ठीक है, कि कंपैरेटिवली हाई लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजिंग की हंटिंग सक्सेस, की सक्सेस हंट होगी। एंड वाइल दिस में बी ट्रू, हो सकता है ये सत्य हो, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट हो सकता है सत्य हो, लेकिन जो इमर्जिंग थ्योरीज है, जो आ रही हैं अब थ्योरीज, अब ये क्वेश्चन सबसे प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इमर्जिंग थ्योरीज,
डिटेल्स क्या, सबसे पहले वो उड़ाओ जो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है? डिटेल्स एट द बैक हैज़ लेस टू डू, डिटेल थोड़ी कुछ दे रहा है, ये तो बता रहा है। इमर्जिंग थ्योरीज़ तो बता रही है, कुछ थ्योरीज़ दे रही है, ठीक है? तो डिटेल्स तो बिल्कुल नहीं आएगा, डबल्स भी बिल्कुल नहीं आएगा, बचे ये दोनों शब्द। अब मेरे प्यारे बच्चे बताएँगे कि ये दोनों शब्द में क्या अंतर है? प्रूव कर रहा है क्या कुछ? कि यार ये तो प्रूव हो गया, 100% ये तो प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड हम लिखते हैं ना बहुत जगह, हेंस प्रूव्ड, ऐसा प्रूव हो गया। मतलब 100% हमने सही कर दी चीजें, ठीक है, 100% हम श्योर हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ में लगा है, हाँ हो सकता है इमर्जिंग थ्योरीज आ रही हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, तो प्रूफ नहीं होगा, ठीक है, 100% श्योर नहीं है। एक तो यहाँ पे मे लग गया, दूसरी बात ये बोल दी क्या कि इमर्जिंग थ्योरीज ऐसा कहती है, पहले कुछ और बोला था, अब कुछ और बोला है। ये अपने आप में ऑथर ही श्योर नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या आएगा, सजेस्ट। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे शब्द है जो कंफ्यूज कर सकते थे, तो मैंने बता दिया इसको कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। चारों 5 ऑप्शंस हमने करे हैं, पाँचों ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, कहाँ-कहाँ हम बच्चा कन्फ्यूज़ हो सकता है, कैसे-कैसे इसे एलिमिनेट करना है, कौन-कौन से शब्दों को देखना है। अब हम देखते हैं लास्ट में लर्निंग समरी या फिर एनालिसिस। देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चा करेगा इस पूरे क्लोज़ टेस्ट में, वो सिनोनिम में ट्रैप होगा। सेम सेम मीनिंग वाले शब्दों में वो ट्रैप होगा, जिसमें कि वो क्या करेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों का मतलब सही है। जैसे कि हमने देखा था नोटेड और आइडेंटिफाइड में। ठीक है? दोनों के कॉन्टेक्चुअली मीनिंग सेम होते हैं। दोनों के ऑलमोस्ट मतलब ऐसे-ऐसे मीनिंग होते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग्स में इनका यूज़ अलग-अलग होता है। ठीक है? तो हमेशा क्या करो, अंडरस्टैंड करो कॉन्टेक्स्ट को। मैंने क्या बताया था, 4th पॉइंट लॉजिक। लॉजिक ढूँढो, उससे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। 2 में से 1 ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें 2 में कन्फ्यूज़ हो रहे हो उसमें मिल जाएगा। तो लॉजिक ढूँढो, आगे का सेंटेंस पढ़ो, पीछे का सेंटेंस पढ़ो और फिर उस ऑप्शन को ढूँढो, जो कॉन्टेक्चुअली फिट हो रहा है। ठीक है? पहली मिस्टेक स्टूडेंट यहाँ करेगा, हमेशा 2 ऑप्शंस में कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज़ होगा। ठीक है? तो ये करना है। पॉइंट नंबर 2, पहला ऑप्शन मार्क मत करो। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि भिड़ते से ही अरे ये तो आंसर लग रहा है, ये तो कर लेते हैं। अरे ये आंसर है, टिक करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है? दूसरे ऑप्शंस को भी 2 मिनट 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड के लिए तुम्हें अदर ऑप्शंस को भी देखना है और देखना है कि क्या उनमें से कुछ लग रहा है हमें? कोई और ऑप्शन भी लग रहा है क्या? हर पैराग्राफ के साथ गिव्स एग्जाम्पल, फाइंड द मेन आइडिया थ्रू इट। ठीक है? हर पैराग्राफ को तुम्हें ऑप्शंस बाकी भी देखने हैं और देखना है कि मेन आइडिया क्या है। ठीक है? पॉइंट नंबर 3, कभी भी साइंटिफिक पैसेजेस आ जाएँ, जैसे कि ऐसा आया है, तो तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को अवॉइड करना है। जैसे प्रूव, कन्फर्म, गारंटी, जो 100% श्योर होती है चीज़ तब हम लगाते हैं। जब कभी साइंटिफिक पैसेजेस आते हैं, जैसे ये थ्योरी ने, इमर्जिंग थ्योरीज सजेस्ट, ये थ्योरी इंडिकेट, ठीक है, तो हमेशा ये वर्ड्स तुम यूज करोगे, सजेस्ट, इंडिकेट, इम्प्लाई। ठीक है, जो 100% श्योर नहीं होते हैं वो बस बताते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तीनों पॉइंट्स आई थिंक क्लियर है। हर सेशन में लर्निंग समरी आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही मिस्टेक्स तुम मेन एग्जाम में जाके करोगे, 101% श्योर। ठीक है, आई होप तुम सभी बच्चों को सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ही बढ़िया सेशन था। ठीक है, कमेंट करके बताओ, लाइक कर दो, वो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।